हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। ये जीएसटी का क्लास है। जीएसटी का क्लास थोड़ी लेट अपलोड हुई, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कि जीएसटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, भारत का संविधान स्टार्ट किया था कि भारत का संविधान क्या है, हमारा भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स है, एंड इंडिया का संविधान क्या बोलता है, हमारा जीएसटी कहाँ से आया, उसका हिस्ट्री क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनरली हमारा जो टैक्स होता है दो तरह का होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। टैक्स जो होता है पहले तो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम आएगा। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आएगा इनकम टैक्स, ओके, और गिफ्ट टैक्स। ये दोनों आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। देन बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड उसका रेट्स, देन रेसिडेंशियल स्टेटस था, देन टोटल इनकम क्या होता है, हमारा 5 ईयर्स ऑफ इनकम, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल एंड अदर सोर्सेज। देन डिडक्शन के चैप्टर 6 से के देखे थे। ये सब इनकम टैक्स की क्लास में हमने देख चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, कस्टम आता है। जीएसटी में मैं यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक को अलग अलग करके डिवाइड की हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ए कैटेगरी, जो उससे थोड़ा लो इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है, बी कैटेगरी, एंड उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट सी कैटेगरी, ऐसे करके मैं डिवाइड कर चुकी हूँ आपका चैप्टर। सो डोंट वरी, हम ए कैटेगरी पहले करेंगे, देन बी कैटेगरी, देन सी कैटेगरी करेंगे, ओके। अभी हम पहले तो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर हमारा ए कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर है। मैं इसको स्टार्ट कर चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओके। बेसिक ऑफ जीएसटी में अब हम देखेंगे कि हमको टैक्स कहाँ से आया। मैंने आपको बताया था टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज़ अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन अ टैक्स पेयर। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या है? टैक्स रेजिंग रेवेन्यू, इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, ये था। देन बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर और था डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या है। अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, अगर लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। देन डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स में आएगा इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा जीएसटी और कस्टम। देन डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब फिक्स इन नेचर, मतलब रिग्रेसिव मतलब फिक्स। जीएसटी में सबके लिए एक ही रेट है, सबके लिए समान रेट में टैक्सेबल सब देंगे। ये अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता है, इसलिए वो रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब जीएसटी रिग्रेसिव इन नेचर होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर डायरेक्ट टैक्स में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में नो कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, पहले तो डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कहाँ जाता है? पहले तो सेंट्रल को जाता है एंड स्टेट को जाता है, दोनों को जाता है। डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट टैक्स का होता है वो सीबीडीटी होता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो होता है सीबीआईसी होता है। ये हम देख चुके हैं, जैसे कि सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सीबीआईसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यहाँ पर सीबीईसी था क्योंकि पहले यहाँ पर जीएसटी से पहले यहाँ पर एक्साइज था, इसीलिए था ईसी, ओके। यहाँ पर अभी है आईसी, आपको आईसी ही लिखना है, सीबीआईसी, ओके। टैक्सेबल इवेंट कब होता है? हम कब इनकम टैक्स देते हैं? जब हमारा इनकम अराइज होता है। वैसे जीएसटी हम कब देते हैं? जब हमारा सप्लाई होता है। कस्टम हम कब देते हैं? जब हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तब हम देते हैं कस्टम। बस ये है टैक्सेबल इवेंट। देन ये था हमारा जस्ट बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का रिवीजन। और भी है, जैसे कि एक्ट किससे बोलते हैं? एक्ट मतलब हाउ टू डू,
सॉरी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। रूल मतलब हाउ टू डू, हम कैसे फॉलो करेंगे। नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन, केस लॉज, जैसे कि देन लिकर पर जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है, आपको मैं बता चुकी हूँ। पेट्रोल पर जीएसटी अभी नहीं है, बाद में अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन मिलेगी तो पेट्रोल पर जीएसटी लग जाएगी। तो देन अभी हम बिल देखे थे। बिल जो होता है दो तरह का होता है, एक तो मनी बिल, दूसरा ऑर्डिनरी बिल। पहले तो मॉर्नी बिल लोकसभा, देन राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है। देन प्रेसिडेंट आसन मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है। ऑर्डिनरी बिल बोथ ऑफ एनी हाउस, मतलब कोई भी एक हाउस को पहले ही जा सकता है ऑर्डिनरी बिल, ओके। लेकिन मॉर्नी बिल जो होता है वो पहले ही जाएगा हमारा लोकसभा के पास, ओके। इनकम टैक्स एक्ट कितना है? एक्ट है 1961। देन टोटल 14 शेड्यूल है, 298 सेक्शन है इनकम टैक्स में, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि इनकम टैक्स रूल है जो 1962। देन एक्ट हमको बताता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। रूल्स हमको बताता है हाउ टू डू। एक्ट्स हमारा प्रोविज़न है, रूल्स हमारा प्रोसीजर है। यह बेसिक कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए अच्छे से। अब देखे थे हम नोटिफिकेशन किसके ऊपर बाइंडिंग होता है। इशूड बाय सीबीडीटी और सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। बाय मिडिल ऑफ ईयर में अगर कोई चेंजेस आता है तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करते हैं। बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड आरसीसी के ऊपर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है। सर्कुलर जो इशू होता है वो सीबीडीटी इशू करता है। असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होता है, बट आरसीसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। केस लॉस जो होता है यहाँ पर एपेक्स कोर्ट आपको याद रखना है। एपेक्स कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट, हमारा लॉ ऑफ लैंड जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। हाईएस्ट पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। देन हाई कोर्ट जो होता है वो जुरिडिक्शन वाइज होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाता है। ये था हमारा रिवीजन। अभी हम एक्ट जो है इनकम टैक्स में टोटल कितना एक्ट बना है? इनकम टैक्स में टोटल एक ही एक्ट बना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारा तो आपको पता है शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। किस लिस्ट नंबर के आगे, मतलब किस एंट्री नंबर के आगे हमारा इनकम टैक्स लिखा हुआ है? पहले तो लिस्ट नंबर 1 जहाँ पर पार्लियामेंट का पावर है, वही लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 के सामने ही लिखा हुआ है टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ओके। देन जीएसटी में टोटल जीएसटी जब बना था उसके लिए जीएसटी ना किसी एंट्री नंबर से आया है, ना कोई लिस्ट से आया है, ना कहीं से भी जीएसटी नहीं आया है। जीएसटी एक नई आर्टिकल इंसर्ट हुआ है, उसकी कहानी लिखी गई थे। जैसे कि आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से जीएसटी की कहानी लिखी गई थी। टोटल जीएसटी जब बना उसके लिए 35 एक्ट पास हुए थे। जैसे कि जीएसटी का एक्ट, एसजीएसटी का 31, आईजीएसटी का एक, यूटीजीएसटी का टोटल 1, देन जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट 2017, ये एक एक्ट है। टोटल 35 एक्ट। कस्टम में 2 एक्ट, एक तो कस्टम एक्ट 1962, दूसरा है कस्टम तारीफ एक्ट 1975। देन प्रोविज़न क्या इस जो इनकम टैक्स में है, ये क्या है? इनकम टैक्स में ही इनकम टैक्स का प्रोविज़न है, जीएसटी में ही जीएसटी का प्रोविज़न है। बट कस्टम के केस में कस्टम के एक में कस्टम का प्रोविज़न है, दूसरा में कस्टम का रेट्स है, ओके। देन एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी जो है होल ऑफ इंडिया है, इनकम टैक्स होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट इन केस ऑफ जीएसटी पहले तो 1 जुलाई 2017 को पहले तो वो एप्लीकेबल हुआ जीएसटी हमारा इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 8 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ जम्मू एंड कश्मीर पे, ओके। देन कस्टम तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देन सेंट्रल एक्ट है, सॉरी मतलब इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है, जीएसटी जो है सेंट्रल एंड स्टेट का है, एंड कस्टम जो है वो सेंट्रल लेवल का। देन टोटल एक्ट कितने बने हैं? जीएसटी के लिए 35 बने हैं, कस्टम के लिए 2 एक्ट, एक तो कस्टम एक्ट, दूसरा कस्टम तारीफ एक्ट। कस्टम एक्ट में प्रोविज़न है, कस्टम तारीफ एक्ट में रेट्स है। देन और एक इनकम टैक्स में बना है इनकम टैक्स एक्ट, एक इनकम टैक्स में कितना एक्ट? एक बना है। ये था टोटल बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन जो मैं आपको करवा रही हूँ। ये ख़त्म हो गया बेसिक कंसेप्ट का, बस इतना ही था रिवीजन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी का स्टार्ट किए थे। ये था लिस्ट का, आर्टिकल का लिस्ट एंड आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ इंडिया भी देखे थे ना, इंडिया के डेफिनेशन भी देखे थे पहले क्लास में। अभी मैं दोबारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पर इतना ही आर्टिकल हुआ था, अब मैं रिवाइज करूँगी फिर हम स्टार्ट करेंगे, ओके।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा बेस है, जीएसटी कैसे आया ये हमको जानना पड़ेगा, इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे ओल्ड आर्टिकल कंप्लीट किए थे, न्यू आर्टिकल्स भी कुछ कंप्लीट किए थे। अब हम देखते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि भारत का संविधान बनाने वाला कौन था, किसने बनाए थे उसको, आर्किटेक्ट जो थे, आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव रामजी, सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने था, सॉरी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, मतलब बी आर मतलब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने बनाए थे। इफेक्टिव डेट जो था वो था 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा इफेक्टिव में आया। देन यूनिकनेस क्या था, यूनिकनेस था लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर, मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। देन टोटल आर्टिकल्स जो है 395 आर्टिकल्स, देन 12 शेड्यूल्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, 18 आर्टिकल्स हमारा सिलेबस में कवर है, मतलब सिलेबस में हम यहाँ पर 18 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। देन 1 शेड्यूल, एक शेड्यूल पढ़ेंगे। ओके, एक शेड्यूल पढ़ेंगे, 18 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ओके, ये है हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट बेस। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब जीएसटी आया उस केस में क्या हुआ कि कुछ आर्टिकल्स ओल्ड थे, कुछ आर्टिकल्स ओल्ड थे। जीएसटी आने से उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, मतलब ओल्ड आर्टिकल जैसे थे वैसे रह गए। कुछ न्यू आर्टिकल्स थे और मतलब जीएसटी आने के वजह से उस न्यू आर्टिकल्स कुछ इंसर्ट हुए। देन कुछ अमेंड भी हुए, कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो जिसको हमको अमेंड करना पड़ा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट जिसको अमेंड की। तो अभी हम कुछ लिस्ट का आर्टिकल भी कुछ आर्टिकल्स का लिस्ट भी बनाए थे, जिसको हम उसके वाइज मतलब कंप्लीट करके टिक करते चले थे। ये था हमारा लिस्ट। जैसे कि ओल्ड आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 245 था, आर्टिकल नंबर 246 था, मतलब जीएसटी आने से पहले भी था, जीएसटी आने के बाद भी ये आर्टिकल थे। न्यू आर्टिकल मतलब जीएसटी आने के बाद ये सब न्यू आए हैं। अमेंडेड मतलब ये जीएसटी आने से यहाँ पर कुछ चेंजेस आए, ये आर्टिकल में कुछ चेंजेस आए, तो ये है अमेंडेड आर्टिकल। अभी हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 245 जो ओल्ड आर्टिकल में, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब किस किस मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। जैसे कि आपको तो पता है हमारा 3 लिस्ट है, शेड्यूल 7 आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 होता है, जिसके अंदर टोटल 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल हमारा जो 97 एंट्री होता है यूनियन लिस्ट में, वहाँ पर एंट्री नंबर 82 के आगे हमारा लिखा हुआ है इनकम टैक्स का, एंट्री नंबर 83 में कस्टम का लिखा हुआ है। वैसे स्टेट लिस्ट में एक एंट्री नंबर 46 है, उसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। ये है हमारा 3 लिस्ट। वैसे आर्टिकल नंबर 246 ये बोलता है कि किस किस मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। आर्टिकल नंबर 248 मतलब आर्टिकल नंबर 248 मतलब रेसिडुअरी आर्टिकल, मतलब ये आर्टिकल ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा मैटर है, डॉक्टर भीमराव राम जी थोड़ी ना भगवान थे, उनको थोड़ी ना पता था कि जीएसटी आएगा, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था। अगर कोई मैटर ऐसा है जहाँ कोई भी किसी भी एंट्री नंबर से किसी भी कोई भी लिस्ट में नहीं आएगा, तो वो एंट्री नंबर 97 से लिस्ट नंबर 1 से आएगा, जो है रेसिडुअरी आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 248। ओके, आर्टिकल नंबर 254 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 254 बोलता है हु विल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में
किस दिन, मतलब आपको तो पता है यूनियन लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट बैठी है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट असेंबली बैठी है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बैठे हैं। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, तो वहाँ पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। अगर अगर बोलेगी एज पर आर्टिकल 254, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है, फिर तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। ओके, आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्टर लॉ के पावर बिना, ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 270 ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 270। 271 बोलता है पावर ऑफ लेवी एंड सरचार्ज। कौन सरचार्ज एंड सरचार्ज लगा सकता है, सेज लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 246 ये बोलता है स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। मतलब यह हम आगे देखते चलेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था आर्टिकल नंबर 265 तक। अब आर्टिकल नंबर 270 से हम देखेंगे न्यू आर्टिकल एंड अमेंडेड आर्टिकल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 270। आर्टिकल नंबर 270 से अब हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 270 क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। मतलब टैक्स, और जो टैक्स कलेक्ट होता है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो टैक्स एंड ड्यूटीज़ जो कलेक्ट करती है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन एंड स्टेट के साथ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एज पर आर्टिकल 270 ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ रेफर्ड इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो कोई भी टैक्स है, जो कोई भी ड्यूटीज़ है, वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होगी। शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन लिस्ट में जो भी टैक्सेस ड्यूटीज़ है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी स्टेट को। सिंपल लाइन ये बोलता है आर्टिकल नंबर 270। मैं रिपीट कर लेती हूँ दोबारा। As per Article 270, distribution of taxes between union and state, all the taxes and duties referred in union list shall be levied and collected by the government of India, shall be distributed between the union and state। जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट लगाती है, लेवी का मतलब लगाना, कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना, जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है या कलेक्ट करती है, वो बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल के, मतलब यूनियन एंड स्टेट के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, ये होता है आर्टिकल नंबर 270। पहले तो मुझे ये आपको बताना था कि एक जस्ट आपको क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्यों है, अदर चैप्टर में सेक्शन क्यों है। सिर्फ हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखेंगे, वहाँ पर सारा का सारा सेक्शन नहीं है, सब आर्टिकल्स में है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बेस है, मतलब लॉ का बेस है, इसीलिए वो आर्टिकल्स है। ओके, जो सेक्शन हुए ना, वो पार्ट ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का सब डिवीज़न है। ओके, ये है सेक्शन। सब सेक्शन का सब डिवीज़न, वो है सब सेक्शन। ओके, ये है आर्टिकल, सेक्शन एंड सबसेक्शन एंड द डिफरेंस। ये जस्ट आपको मैं नॉलेज के लिए बता रही थी। अब हम आर्टिकल 270 कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आर्टिकल 270 इज डॉन। अब हम आर्टिकल 271 करते हैं। ओल्ड आर्टिकल आज ख़त्म होगा, न्यू आर्टिकल भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, बिफोर पिछले क्लास जो हुआ था ना, उस पर इंडिया का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बताऊंगी, इंडिया का डेफिनेशन दोबारा बताऊंगी। ओके, डोंट वरी। अभी हम आर्टिकल 271 देखते हैं। आर्टिकल 271 क्या बोलता है? पावर टू लेवी सेज और सरचार्ज बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, वो सेज एंड सरचार्ज लगा सकती है। सरचार्ज का कंसेप्ट आपको पता है, वहाँ इनकम टैक्स में है, सेज भी इनकम टैक्स में है। वैसे जीएसटी में हमारा है सेज, जैसे कि नेम ऑफ सेज। इनकम टैक्स में क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेज आपको पता है 4% लगता है। जीएसटी में क्या लगता है? जीएसटी कंपनसेशन सेज। ये क्या हुआ कि जब जीएसटी आया था, कुछ स्टेट ने बोला कि हमको 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 लॉस हो जाएगा, तो आप कॉम्पेंसेट करना, मतलब यूनियन वाला सेंट्रल वाला कॉम्पेंसेट करेंगे। इसीलिए जीएसटी कंपनसेशन सेज आया था, जो 2017 में आया था। यहाँ पर जो सेंट्रल वाला है, वो स्टेट को कॉम्पेंसेट करेंगे 5 ईयर्स तक। ये आया था जीएसटी कंपनसेशन सेज, इसलिए आया था।
यहाँ पर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेज आया था, ये फाइनेंस एक्ट 2018, ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट 2017। ये रेट जो है इनकम टैक्स में 4% है, हेल्थ एंड एजुकेशन का रेट है 4%, यहाँ पर है 3 to 290%। यहाँ पर 290 जो है ना सीन आइटम, मतलब सिगरेट ये सब सीन आइटम है, वहाँ उसके लिए 290% हाईएस्ट सेज लगता है। लेविड अपॉन टैक्स के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर ऊपर लगता है सेज। यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो लगता है वो कहाँ पर लगता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगता है सेस। नेचर क्या है, नेचर जो है वो डायरेक्ट टैक्स का नेचर है या इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर है, बस ये है आर्टिकल नंबर 271। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। आर्टिकल एज पर आर्टिकल 271, पावर टू लेवी सेज और सरचार्ज बाय पार्लियामेंट। क्या यहाँ पर क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, यहाँ पर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेज। यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2018, यहाँ पर जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट 2017। यहाँ पर 4%, यहाँ पर 3 to 290%। देन लेविड अपॉन टैक्स, टैक्स के ऊपर लगता है, ये लगता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। यहाँ का नेचर है, इनकम टैक्स का नेचर है क्या, डायरेक्ट टैक्स। यहाँ जीएसटी का नेचर है इनडायरेक्ट टैक्स। बस ये है आर्टिकल नंबर 271। ये कंप्लीट हो गया हमारा सारा का सारा ओल्ड आर्टिकल। मैं दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 246, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 248, रेसिडुअल आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 254, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल। आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 270 क्या बोलता है एंड 271 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 270 बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल नंबर 271 बोलता है पावर ऑफ लेविड सेज एंड सरचार्ज बाय द पार्लियामेंट। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 271। अभी हमारा ओल्ड आर्टिकल खत्म, अब हम न्यू आर्टिकल के पास जाते हैं। आर्टिकल नंबर 246 ए बोलता है कि हमारा यहाँ से ही जीएसटी की कहानी, असली कहानी लिखी गई है, जो बोलता है स्पेशल प्रोविज़न अंडर जीएसटी। जीएसटी के स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 246 कैपिटल ए। मतलब अगर कोई आपको पूछे कि जीएसटी कैसे आया, तो आपको इन सिंपल लाइन ये बताना है आर्टिकल 246 कैपिटल ए से ही उसकी कहानी लिखी गई है, स्पेशल प्रोविज़न ऑफ जीएसटी। मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। स्पेशल प्रोविज़न अंडर जीएसटी, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246 ए। बस यहाँ पर तो आपको पता है 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा शेड्यूल 7 होता है। यहाँ पर 3 लिस्ट होता है, लिस्ट 1, 2 एंड 3। ये जो लिस्ट 1 में यूनियन होता है, लिस्ट 2 में स्टेट असेंबली, लिस्ट 3 में दोनों, मतलब यूनियन भी और स्टेट भी। ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अगर दोनों केस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। ये प्रेसिडेंट ने बोला अगर स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी, ये एज पर आर्टिकल 245। अब आपको पता होगा एंट्री नंबर 82 के आगे इनकम टैक्स लिखा है, एंट्री नंबर 83 के आगे कस्टम लिखा है। ये दोनों यूनियन लिस्ट का है। लिस्ट नंबर मतलब लिस्ट नंबर 1 का, लिस्ट नंबर 2 के एंट्री नंबर 42 के आगे लिखा है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एंट्री नंबर 46 से लिखा है, 46 से, सॉरी 42 यहाँ पर लिख रही है मैंने। 46 एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो स्टेट लिस्ट के अनुसार लगेगा, तो स्टेट लिस्ट में लिखा है वो एंट्री नंबर 46 से अंदर। ओके, अब हम आर्टिकल 1 डेफिनेशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम इंडिया को कैसे मतलब इंडिया के अंदर क्या कितने स्टेट है, और जीएसटी के लिए हम कितने स्टेट और कितने यूटी काउंट करते हैं, और नेट सप्लाई देखेंगे किसको हम इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं। ये हमारा इंडिया का डेफिनेशन। एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो है वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया।
TTW है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, सॉरी टेरिटोरियल वाटर ऑफ TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देन 200 नॉटिकल माइल्स जो है यहाँ से ऊपर अगर होगा तो वो हाई सीज सेल। यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपको तो पता होगा। ये है इंडिया का डेफिनेशन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल और पर्पस के लिए इंडिया है जो है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए इंडिया है। ओके, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.582 किलोमीटर्स। ओके, ये है हमारा इंडिया का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इंडिया के में क्या क्या आएगा। इंडिया के अंदर कितना स्टेट है, कितना यूटी है। जीएसटी के लिए हम किन को स्टेट मानेंगे। पहले तो हमारा इंडिया डायग्राम में बना रही हूँ आपको। यहाँ पर इंडिया है, 3 पार्ट है। एक तो बेस लाइन है और लैंड मास। दूसरा है 12 टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया जो है 12 नॉटिकल माइल्स। तीसरा है EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, जो है 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बेस लाइन 200 नॉटिकल माइल्स। देन अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेग्रीगेट करेंगे। पहले तो 20 स्टेट करेंगे, यहाँ पर 20 स्टेट। देन यहाँ पर 8 यूटी और एक अदर यूटी भी और एक डाल देंगे अदर टेरिटोरी। ओके, ये हो गया 3। अभी ये जो है इंडिया, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है ऑल पर्पस के लिए इंडिया है। ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर ये जो ऑयल एंड नेचुरल, इसको हम एक यूटी मानते हैं। मतलब ये जो अदर टेरिटोरी है ना, ये अदर टेरिटोरी का हम एक यूटी मानते हैं। ओटी मतलब यूटी, एक यूटी मानते हैं अदर टेरिटोरी। ओटी का मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे CGST प्लस में UT GST। ओके, अब हम देखते हैं टोटल 28 स्टेट है हमारा, 8 यूटी है अदर टेरिटोरी। 28 स्टेट इंडिया में है, पर GST के लिए कितना है। GST के लिए हमारा टोटल 31 है। कैसे, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड JNK को हम स्टेट मानते हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी, JNK को हम स्टेट मानते हैं। ओके, इन तीनों को अगर यहाँ पर यह काउंट हो गया तो 31 हो गया। तो GST के लिए हमारा 31 स्टेट है। 8 यूटी क्या क्या है, यूटी को भी सेग्रीगेशन हुआ है। यहाँ पर यूटी का विथ लेजिस्लेचर वाला हुआ है। विथ लेजिस्लेचर वाला जो है इन तीनों को हम बोलेंगे विथ लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर क्या है, विदाउट लेजिस्लेचर में पहले तो आएगा अंडमान, दूसरा आएगा लक्षद्वीप, तीसरा आएगा दादरा दमन एक है। ओके, दादरा दमन। देन चौथा आएगा लद्दाख, चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी। ओके, ये है टोटल इंडिया का व्यू ये है। पहले तो हमको देखना है इंडिया में क्या क्या आएगा। आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया में आएगा बेस लाइन और लैंड मास, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल था ना, उस टोटल 200 नॉटिकल माइल्स को हम एक यूटी मानते हैं। मतलब एक अदर टेरिटरी
इसको अदर टेरिटरी का नाम दिया गया है, तो हम उसको एक यूटी मानते हैं। उस केस में हम सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगा देते हैं। ओके, अब ये यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टोटल आपको पता है 28 स्टेट है, पर जीएसटी के लिए 31 स्टेट है, क्योंकि जीएसटी में दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएंडके को हम स्टेट मानते हैं। ओके, ये यूटी नहीं रहता, ये स्टेट हो जाता है। ओके, 8 यूटी कैसे है, विथ लेजिस्लेचर वाला दिल्ली एंड पौंडीचेरी जेएंडके को हम विथ लेजिस्लेचर वाला ले जाएंगे, और बाकी रह गया जो अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा एंड दमन, एक हो गया लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी, इसको हम अलग अलग यूटी विदाउट लेजिस्लेचर वाला, ये है बाकी के यूटी, मतलब 5 यूटी अलग, 3 यूटी अलग। 3 यूटी को हम विथ लेजिस्लेचर वाला स्टेट मानेंगे और उसको स्टेट के हिसाब से लगाएंगे सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, इसको हम यूटी मान लेंगे, यूटी जीएसटी लगाएंगे, और उसके साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा अगर इंटरस्टेट रहा। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई रहा। तो ये रहा हमारा इंडिया का टोटल डेफिनेशन। ओके, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं चंडीगढ़ नहीं लिख पाई। यहाँ पर अगर मैं लिखने चलूँ तो चंडीगढ़ यहाँ पर आप लिख लेना, चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी। ओके, इन तीनों को हम डीम स्टेट मानेंगे विथ लेजिस्लेशन वाला, ये 3 है। ओके, ये इंडिया का डेफिनेशन है। अभी हम इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट का कंसेप्ट समझेंगे। इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट का मतलब क्या है जीएसटी में। जैसे जनरली आपको पता है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का मतलब, जैसे कि इंटरस्टेट का मतलब विद इन सेम स्टेट, आपको पता है। इंटरस्टेट का मतलब विद इन डिफरेंट स्टेट। ओके, अगर हम सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंटरस्टेट, अगर हम दूसरे स्टेट के सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंटरस्टेट। उस हिसाब से आपको अभी आंसर देना है। पहले मैं आपको ये बता दूं, इंटरस्टेट का मतलब ना ये है, ये भी गलत है कि इंटरस्टेट का मतलब सेम स्टेट में सप्लाई, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इंटरस्टेट का मतलब जो आपने बताया कि अगर बताया क्या आपको पता है कि इंटरस्टेट सप्लाई मतलब अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, ये दोनों बात गलत है। एज पर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई अलग है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई अलग होता है। इंटरस्टेट इन सिंपल है, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, सेम है, तो उस केस में लग जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है, 1 स्टेट 1 यूटी में है, तो इस केस में इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, ये आपको याद रखना है। आपको मैं ब्रीफ में आगे जाके बताऊंगी, जस्ट नॉलेज के लिए ये बता रही थी। अभी आपको सिंपल जस्ट आपके लॉजिक के हिसाब से चलना है। जैसे कि इंटरस्टेट का मतलब आप समझे हैं कि इंटरस्टेट का मतलब अगर सेम स्टेट में सप्लाई करेंगे तो वो इंटरस्टेट, अगर दूसरी स्टेट में सप्लाई करेंगे तो वो इंटरस्टेट। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, आपको वहाँ पर आंसर लिखना है। ओके, एग्जांपल। आपको बोलना है कि इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है। पहले तो यूपी से नहीं, हरियाणा से यूपी, यूपी को सप्लाई किया, देन यूपी से यूपी को सप्लाई किया, देन यूपी से चंडीगढ़ को किया, देन चंडीगढ़ से चंडीगढ़ को किया, देन अंडमान से अंडमान, अंडमान से अंडमान किया, देन अंडमान से मुंबई किया, देन मुंबई से दिल्ली किया सप्लाई। अब आपको बताना है कौन सा इंटरस्टेट है, कौन सा इंटरस्टेट है, एंड क्या क्या जीएसटी लगेगा। ओके, अब आप बताना है। जैसे कि हरियाणा से यूपी सप्लाई किया, मतलब
एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यह है इंटर स्टेट। इस केस में जीएसटी लगेगा क्या, आईजीएसटी। अब यूपी से यूपी मतलब इंट्रा स्टेट, इस केस में क्या लगेगा, सीजी प्लस में एसजी। देन यहाँ पर यूपी से चंडीगढ़, एक स्टेट है एक यूटी है, मतलब आईजीएसटी, ये है इंटर। देन चंडीगढ़ से चंडीगढ़, ये एक ही यूटी है, मतलब ये है इंट्रा, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। ओके। देन अंडमान से अंडमान, ये भी इंट्रा है, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। ओके। अंडमान से मुंबई, एक यूटी है एक इंटर है, एक स्टेट है, उस केस में आईजीएसटी। देन मुंबई से दिल्ली, इस केस में भी इंटर है, ये भी लगेगा आईजीएसटी। ओके। ये है एग्जाम्पल कुछ। मैं कल की क्लास में आपको और भी एग्जाम्पल दूंगी, उसके साथ साथ आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। जस्ट अभी मैं बता रही हूँ, हरियाणा से यूपी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को सप्लाई किया, उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में आईजीएसटी लगा। देन वो क्या किया, यूपी से चंडीगढ़, यूपी से यूपी को किया तो इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगा। देन यूपी से चंडीगढ़ को किया तो इंटर स्टेट, देन आईजीएसटी लगा। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ को सप्लाई किया, इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगा। अंडमान को सप्लाई किया तो इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगा। अंडमान से मुंबई को सप्लाई किया, इंटर स्टेट आईजीएसटी लगा। मुंबई से दिल्ली किया, इंटर स्टेट आईजीएसटी लगा। ये है एग्जाम्पल। ओके। कल की क्लास में हम और आर्टिकल जो बचा हुआ है न्यू आर्टिकल्स में, वो वाला कंप्लीट करेंगे। So that's it for today. Bye bye students. Take care.